हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS स्टडी वर्ल्ड पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान जो क्लास कक्षा 7 के लिए है, NCERT की जो पुस्तक है भूगोल की। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि हमारे BPSC एग्ज़ाम जैसे और अन्य एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं। इस बुक का नाम है हमारा पर्यावरण। बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला पार्ट है, पहला क्लास जो है हमारा, पहला चैप्टर नाम है हमारा इसमें जो है हमारा, इस वीडियो में हम टॉपिक जो है कवर करेंगे। पहला चैप्टर है पर्यावरण, दूसरा चैप्टर है हमारा हमारी पृथ्वी के अंदर, तीसरा चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी, अध्याय 4 है वायु और अध्याय 5 है जल, अध्याय 6 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, अध्याय 7 है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार, अध्याय 8 है इसमें मानव पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, अध्याय 9 है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, अध्याय 10 है रेगिस्तान में जीवन। तो इस वीडियो में हम 1-2 चैप्टर कवर करते हैं। धीरे धीरे इस बुक को हम 2-3 क्लास में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है हमारा जो है क्या है पर्यावरण। इसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं उनको अपने बुक्स से क्या करेंगे, नोट करेंगे धीरे धीरे। जैसे कि हम पहला इसमें दिया हुआ है कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल से जा रहा था तब उसने देखा उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों, विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। तो दोस्तों, इस पैराग्राफ से मिशन में आया कि हमें इस पैराग्राफ में पर्यावरण के बारे में बताया गया है, जहाँ पर कुछ फ्लैट हैं और इमारतें हैं, मुलायम घास है मैदान में और उसमें गेंदे के फूल हैं, तितलियां हैं, विशाल मैदान है जो कि हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। किसने देखा? कि रवि देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात जो है अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो इसमें कुछ खास है नहीं इतना, देखते हैं हम अब। इसमें कुछ बॉक्स में दिया हुआ है जो कि कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं जो है वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो देखते हैं अगला जो हमारा पर्यावरण के घटक है कुछ। इसमें पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं? प्राकृतिक है और मानव है और एक मानव निर्मित है। तो प्राकृतिक घटक में क्या क्या है? हमारा जल है, जलमंडल आता है, वायु में वायुमंडल है, स्थल में स्थलमंडल है, सजीव में जैवमंडल है। ठीक है। मानव निर्मित में क्या क्या है? इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है और उद्योग हैं, स्मारक है। बढ़ते हैं पर्यावरण के जो घटक मानव से द्वारा हैं। तो मानव में क्या क्या है कि एक व्यक्ति होता है जो पर्यावरण का घटक होता है, परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक है और आर्थिक है, राजनीतिक स्थिति है। यदि प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, तो आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए। प्राकृतिक, मानव, मानव निर्मित। तो देखते हैं इसमें क्या है कि इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं।
ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। जीवी क्या क्या? सजीव प्राणियों का संसार होता है, जैसे कि पादप एवं जंतु। अजीवी क्या होती है? निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। शब्द की उत्पत्ति क्या है? पर्यावरण जो शब्द की उत्पत्ति है वो किससे बनी हुई है? पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में हम कुछ जानते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ये हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर एक प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं, जैसे कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से आप पहले ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं। जैसे पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टान खनिजों से बना है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि जो जैसे कि पहाड़ है, हमारा पठार है, मैदान, घाटी एवं आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाले विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ये हमारा क्या है? पर्यावरण के क्षेत्र हैं। इसमें क्या क्या है? जैसे कि हमारा दिया हुआ है, जल मंडल है, जैव मंडल है, वायुमंडल है और स्थल मंडल है। ठीक है, देखते हैं जल मंडल क्या है। जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों, जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इनके स्रोत होते हैं जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य से झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के क्या होते हैं कि धूलकण, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। तो परीक्षा में आपसे जैसे पूछा जाएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की क्या होती हैं? गैसें होती हैं, धूलकण होती हैं और जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने वाले मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पे स्थल, जल, वायु मिलकर क्या करते हैं? जीवन को संभव बनाते हैं। देखते हैं कि पारितंत्र क्या है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के रूपांतरण द्वारा संबंध है। तो पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ रहा है। तो केरल में क्या है कि यहाँ पर बहुत क्या होती है? बारिश होती है। जो हमारा लौटता हुआ मानसून होता है, यहाँ पे बहुत बारिश होती है इससे। तो आगे है, तुम सबको आकर देखना चाहिए कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर रेत ही नज़र आती है, लेकिन वहाँ भी ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने ऐसा कहा।
तो इससे हमारा ये बात होती है कि केरल में क्या होता है कि बहुत बारिश होती है एक एक तरफ, और जो राजस्थान का जो जैसलमेर है हमारा, उसमें क्या होता है कि वहाँ कभी कभी बारिश ही नहीं होती। तो ये हमारा क्या होता है, पारितंत्र का घटक होता है। तो ये देखिए, एक ताल का पारितंत्र है, ये एक तालाब है, इसमें क्या है, एक पारितंत्र है। पारितंत्र में कौन कौन लोग होते हैं, जैसे कि हमारा पेड़ पौधे हो गए, जल हो गए, कुछ पशु पक्षी हो गए, जीव जंतु हो गए, ये हमारे सब क्या है, पारितंत्र मिलकर बनाते हैं ये। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हाँ, यहाँ से देखेंगे हम कि सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जितने भी हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव हैं, ये सभी आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ये सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं कि जो ज़मीन से, मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जीव जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, और मानव जो है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु दोनों पर निर्भर करते हैं। ये सभी क्या है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी में अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदियाँ, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है। पारितंत्र कहीं भी हो सकता है हमारा, जैसे कि वन में है, घास स्थल में है, पर्वत में है, झील में है, नदी में है, महासागरों में, सभी में कहीं ना कहीं एक छोटा सा पारितंत्र स्थित होता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? तो यह हाँ, बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर पार्क में भी है, क्या है कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और जो पशु पक्षी होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं एक पारितंत्र का मिलकर बनाते हैं। अगला टॉपिक है मानवीय पर्यावरण। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने अपने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया है। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति की से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने अपने उपयोग एवं उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने क्या सीखा कि फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। मानव ने पहिए का आविष्कार किया, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया तथा वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन भी आरंभ हो गया था। जैसे जैसे मानव ने विकास किया, उसने परिवहन तेज गति से प्रारंभ करना शुरू कर दिया। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। यानी कि बहुत ही जो सूचना है हमारा, वो क्या होता है कि पूरे विश्व में संचार के आधार बहुत ही सरल हो गया है। क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज, सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि वे छुट्टियों में जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों को चित्र बनाकर लाएं। उन्होंने शिक्षकों ने बच्चों के कुछ क्रियाकलापों का कार्य दिया था। तो हमारा पहला चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अब दूसरा चैप्टर है हमारा जो है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो हमारी पृथ्वी के अंदर कैसे हमारी पृथ्वी का बना है। पहले चैप्टर में कुछ खास था नहीं, पर्यावरण के बारे में हमारा एक साधारण सी जानकारी थी। दूसरा जो चैप्टर हमारा पृथ्वी के अंदर है, जिसमें हम देखते हैं हमारी पृथ्वी क्या है, एक गतिशील ग्रह है।
इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी हुई है? इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग जो है 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तो आपको इसमें पॉइंट याद रखना है कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। अगला पॉइंट फैक्ट है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो इसमें अगला टॉपिक है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वो कई प्रकार से मिलके बना है। जैसे कि परपटी है और मेटल है, हमारा आंतरिक क्रोड है, स्थलमंडल है, क्रोड मेटल है, सीमा है, बाह्य क्रोड है। ठीक है, तो ये सब मिलके पृथ्वी का आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। तो जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है ये वाली, तो इसको हम क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसी खनिजों से बनी हुई है, इसलिए इसे Cl यानी कि C से जो हो जाएगा हमारा सिलिका हो जाएगा, L यानी कि एल्यूमिनियम कहा जाता है। महासागर की भूपर्पटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। तो आपको ये लाइन ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या होती है? क्रोड होती है। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है जिसे निफे कहते हैं। निफे यानी निकेल और फेरस यानी लोहा। केंद्रीय कोड का तापमान दाब उच्च काफ़ी होता है। क्या आप जानते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, पृथ्वी के आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही परपटी है। 16% मेटल एवं 83% हिस्सा क्रोड है। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ये आप जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा शैल एवं खनिज। तो शैल एवं खनिज क्या होते हैं, आइए जानते हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? हम शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल क्या होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय, इग्नियस जिसे कहते हैं, शैल यानी शैल अवसादी, सेडिमेंट्री कहते हैं, कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल, बहिर्भेदी शैल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। तो लावा क्या होता है? आग की तरह क्या होता है? लाल द्रवित मैग्मा ही लावा होता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी की इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी शैल कहेंगे, यानी कि बहिर्भेदी जो आग्नेय शैल होता है, इनकी संरचना बहुत ही क्या होती है? महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, दक्कन का पठार किन शैलों से मिलकर बना हुआ है? तो ये बेसाल्ट शैलों से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को
अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेती है। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट पत्थरों के बने होते हैं। तो जीवाश्म, जैसे हम इसमें एक शब्दावली है, जीवाश्म क्या होते हैं? शैल की परतों में दबे मृत पौधे एवं जीव जंतु के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। शैल यानी कि हमारा क्या होता है कि जो बहुत पुराने पत्थर होते हैं उनकी परतों में क्या होते हैं, बहुत सारे जो मृत पौधे हो जाते हैं, जीव जंतु के जो मरे हुए अवशेष होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। शैल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार उदाहरण के लिए हम जैसे क्या देखते हैं कि बलुआ पत्थर रेत दानों से बनता है। बलुआ पत्थर किससे बनता है? हमारा रेत के दानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी कभी इन शैलों पर रहते हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो संगमरमर का निर्माण किससे होता है कि जो चिकनी मिट्टी होती है उस स्लेट में परिवर्तित हो जाता है और चूना पत्थर क्या हो जाता है, धीरे धीरे संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर जिसे हम पिट्ठू कहते हैं, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट कहते हैं, 5 पत्थर यानी गिट्टी। जैसे गांव देहात में थोड़ा आपने देखा होगा कि कुछ बच्चियां जो होती हैं 5 पत्थर गिट्टी को लेकर के खेलती हैं, जिसे हम वो क्या होता है, ये भी क्या होते हैं, शैल का रूपांतर होता है, पत्थर होते हैं। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। तो ये बच्चों के लिए कुछ दिया जाता है। इसमें देखते हैं कि जैसे कि हमारा लाल किला है जो लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो कि दिल्ली में स्थित है हमारा। और जो ताजमहल ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ये भी क्या है, एक रूपांतरित शैलों के प्रकार है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शैल दूसरे शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है? ये आग्नेय शैल के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण आग्नेय शैल एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय शैल एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में क्या होता है, बदल जाते हैं। ये कायांतरित शैल है, ये मैग्मा है, ये आग्नेय शैल है, इससे अवसाद बनता है, अवसादी शैल होते आते हैं, फिर इससे कायांतरित शैल से ये क्या होता है, इस प्रकार चक्र चलता रहता है। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाती है, जैसा कि चित्र 2.4 में दिया गया है। ये इसका क्या है, प्रोसेस है शैल चक्र का बनने का। तो आगे देखते हैं। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। ठीक है, शैल का हम उपयोग कैसे करते हैं, तो ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयले के रूप में, प्राकृतिक गैस के रूप में और पेट्रोलियम के रूप में। इनका उपयोग
उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। इस प्रकार ये दूसरा चैप्टर हमारा समाप्त होता है। बढ़ते हैं हम तीसरे चैप्टर की ओर। तीसरे चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें देखते हैं स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। तो जो प्लेटें होती हैं धीरे धीरे क्या होती है कि ये चारों तरफ धीमे धीमे घूमती रहती हैं। ये प्रत्येक वर्ष क्या होते हैं कुछ किलोमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिया गया है। तो ये क्रियाकलाप आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई मैग्मा होती है इसमें गति होती है। तो पिघला हुआ मैग्मा जो होता है एक वृत्तीय रूप में क्या होता है धीरे धीरे वो घूमता रहता है पूरी पृथ्वी के चारों ओर। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो देखते हैं इसमें पृथ्वी की गतियाँ किस प्रकार होती हैं। तो एक है अंतर्जनित बल और दूसरा बहिर्जनित बल के कारण। तो अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल होता है, एक पटल विरूपण बल होता है। आकस्मिक बल में भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है। पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल है। बहिर्जनित बल के कारण क्या है अपर्दन और निक्षेपण होता है। अपर्दन निक्षेपण में नदी और बहते जल हैं, इसमें पवन है, समुद्री तरंग है, हिमनद है। ये क्या है स्थल रूपों का विकास है। इस प्रकार स्थल का निर्माण होता है। स्थल मंडलीय प्लेट शब्दावली इसमें कुछ दी हुई है। तो भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। अब बात करते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के बारे में कुछ जानते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यानी कि पृथ्वी क्या होती है धीरे धीरे हमारी गर्म होती रहती है और धीरे धीरे इससे क्या होता है कि हमारा क्या होता है धीरे धीरे अचानक से एकदम विस्फोट होता है, जिससे क्या निकलता है बहुत सारे अचानक पदार्थ निकलते हैं जिसमें गैस एवं राख होती हैं। जो इसका पृथ्वी ज्वालामुखी का जो मुहाना होता है इसे हम क्रेटर कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है बहुत, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि ज्वालामुखी के मुहाने को क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्रेटर कहते हैं। इसमें से बहुत सारा क्या होता है लावा निकलता है और पिघल करके धीरे धीरे नीचे से मैदानी भागों में चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी कि जो भूपर्पटी है जहाँ से कंपन क्या होता है धीरे धीरे आरंभ होता है और बाकी क्षेत्रों में फैल जाता है। इस प्रकार तो जहाँ से उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। ये इस प्रकार तरंगें कुछ बाहर की ओर क्या करती हैं गमन करती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जो अधिकेंद्र होता है उसके सबसे जो आसपास का एरिया होता है उसमें सबसे ज़्यादा हानि होती है।
एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। इसमें उद्गम केंद्र देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यहाँ पर कंपन होता है, जो भूकंप पृथ्वी के कुछ प्लेटों में हलचल होती है और धीरे धीरे तरंगों के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। ये कुछ क्रियाकलाप दी हुई है। देखते हैं भूकंप के कुछ हानि क्या है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जो जानवर होते हैं बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उन्हें ही पहले ही क्या होता है कि जब पृथ्वी में कुछ हलचल या कंपन होता है तो उन्हें आभास हो जाता है, जिससे मानव क्या करते हैं उनसे पता चल जाता है उन्हें जानवरों के व्यवहार से। जैसे तालाब में मछलियाँ का उत्तेजना होना, सांपों का धरातल पर आना। सांप भी क्या करते हैं, जैसे पृथ्वी में की आंतरिक भागों में कुछ हलचल होती है तो सांप बाहर निकल आते हैं। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। इसमें भूकंप के बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे भुज में भूकंप के झटके आए थे 2001 में, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होते, स्कूल प्रभावित हुए थे। इसमें भुज में क्या निराशाजनक राहत हुई थी। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति को भोजन, कंबल, दवाएं आदि तक न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक थी। भुज की तबाही हो गई थी, शहर में आग लगी थी और भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री के केंद्र से अपील की गई थी। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप लेखी को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, सिस्मोग्राफ। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भूकंप का मापन जो है एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। यह भी आपसे प्रश्न में पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 से अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है, और जिसकी 7 से अधिक होती है तो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है, उससे बहुत ज़्यादा हानि होती है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा तीव्रता होती है सबसे ज़्यादा 7.0 की होती है, सबसे कम तीव्रता 2.0 की होती है। बढ़ते हैं, कुछ अगला इम्पोर्टेंट बिंदु है मुख्य स्थलाकृतियाँ। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती जा रही है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन हम किसे कहेंगे, भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। एक पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। ये बीपीएससी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बन चुका है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, आपको यह ध्यान रखना है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है, जिसे नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है, वाटरफॉल है, तो ये नियाग्रा जलप्रपात है। और अफ्रीका में जाम्बिया, जिम्बाब्वे
की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये आपको ध्यान रखना है। इससे एक प्रश्न ज़रूर पूछा जा सकता है आपको, ये आप अपनी नोट्स में नोट कर सकते हैं। बाकी आपको PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RS स्टडी वर्ल्ड पे दी जाएगी, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नदी के कार्य देखते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। तो जलप्रपात कितनी शैलों के द्वारा बनता है, जैसे कि कठोर शैल है जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, यानी कि जो कठोर शैल होते हैं, जो कठोर पत्थर होते हैं, उनके जो प्रेशर लगता है उससे द्वारा, तो जो मुलायम पत्थर होते हैं या मृदु पत्थर होते हैं उनके द्वारा टकराव के स्थिति में वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो जिससे धीरे धीरे हमारा क्या हो जाता है, जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। इसमें एक चित्र दिखाया गया है, ये हमारा नियाग्रा जलप्रपात है जो कि USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बढ़ते हैं आगे। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प यानी कि सांप के आकार का जो मोड़ होता है, धीरे धीरे इस प्रकार क्या आती नदी बहने लगती है, इसलिए इसे विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन निक्षेपण शुरू हो जाता है। तो जैसे कि ये किनारा है नदियों का, तो इस पर क्या हो जाता है, निक्षेपण और अपर्दन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी में अपने तटों से बाहर आने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि बाढ़कृत मैदान नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो चाप झील है, धीरे धीरे ये चाप झील का निर्माण हो जाता है। ये तटबंध है और ये विसर्प के आकार का क्या है, आकृति है इसकी नदी की। ठीक है, जिसके आगे देखते हैं हम कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, वितरिका कहते हैं। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो जितने भी मुहाने हैं इनसे क्या होता है, अवसादों के संग्रह हो जाता है धीरे धीरे और डेल्टा का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यहाँ पे आगे देखते हैं इसमें समुद्री तरंगों के कार्य क्या हैं। समुद्र की जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनके क्या कार्य हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं। जैसे कि समुद्र का पानी है तो क्या करता है, पत्थरों से ऐसे धीरे धीरे टकराता रहता है, तो धीरे धीरे इसमें क्या शैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित जाते हैं। तो पत्थरों में क्या आ जाती है, धीरे धीरे दरार आ जाती है। समय के साथ ये बड़ी चौड़ी हो जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। आगे देखते हैं समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। देखते हैं आगे हिमनद का कार्य। हिमनद यानी कि क्या होता है, बर्फ़ होती है, बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद, हिम यानी बर्फ़, नद यानी नदियाँ, बर्फ़ की नदियाँ बहती रहती हैं इससे।
हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। जो हिमनद होती हैं बहुत गहरे गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेपित हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं जैसे कि ये हिमनद है। आगे देखते हैं पवनों के कार्य। क्या आपने रेगिस्तान देखा है कभी? तो बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। कुछ क्रियाकलाप दी हुई है। तो बढ़ते हैं पवन के कार्य देखते हैं हम। रेगिस्तान में पवन अपरदन निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आधार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे हवाएं चलती हैं तो ये यहाँ से रेत उड़ के यहाँ आ जाती है और यहाँ की रेतें कुछ उड़ के यहाँ पे आ जाती हैं। इस प्रकार धीरे धीरे पवनों के साथ साथ रेत के कुछ कण जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी ऐसे पहाड़ियाँ बन गई हैं, जो कि क्या होता है कि पवनों के बहाव के रुकने के बाद क्या हो जाती है, छोटी पहाड़ी बन जाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू टिब्बा कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखना है कि विशाल लोएस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, चीन में। तो इस प्रकार हमारा तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया है। अगली वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल RS स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें। बहुत ही जल्द दूसरी क्लास आपको हमारे YouTube चैनल RS स्टडी पे अपलोड हो जाएगी। इस वीडियो का PDF जो है आपका हमारे टेलीग्राम RS स्टडी वर्ल्ड पे मिल जाएगा। आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं।